जो 12 डॉक्यूमेंट्स देना है उन वोटर्स का नाम दोबारा ड्राफ्ट लिस्ट में आने के लिए जिनका 2002 में नाम नहीं है, उनका नाम नहीं है, उनके पिताजी का, माताजी का, उनके दादा दादा नानी का नाम नहीं है। वो 12 डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट तो तेलंगाना में एनआरसी नहीं हुआ, वो डॉक्यूमेंट चला गया। दूसरा है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, वो तेलंगाना में नहीं दिया जाता। फैमिली रजिस्टर वो तेलंगाना में नहीं है। आधार सिर्फ एक डॉक्यूमेंट कबूल नहीं होता। तो 12 में तो ऐसे ही 4 चले गए। अब बचे कितने? बचे 8 ही ना। अब 8 डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि आप पैन कार्ड इसमें शामिल कर लीजिए, क्योंकि पैन कार्ड की बुनियाद पर मैं वोट डाल सकता हूं। स्टेट गवर्नमेंट ड्राइविंग लाइसेंस देती है, उसकी बुनियाद पर वोट डाल सकता हूं। स्टेट गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी कार्ड देती है, उसकी बुनियाद पर मैं वोट डाल सकता हूं। तो इलेक्शन कमीशन ने उसको कबूल नहीं किया। दूसरा, हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि जो एनोमलीज है, अगर 2002 में मैन्युअली वोटर लिस्ट बनाई गई थी जिसको इलेक्शन कमीशन ने बनाया, अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको आप प्रेजेंट कैसा मुझे आप पेनलाइज करेंगे? भाई, अगर किसी का नाम एस प्रमोद था 2002 में, अब आ गया सौरभ प्रमोद 2026 में, तो इलेक्शन कमीशन बोल रहा है ये एनोमली है। किसी के 6 बच्चे हैं, एनोमली है। कौन सा कानून है जो 6 बच्चे रहे तो नाम नहीं आएगा? 15 साल का फर्क होगा अगर पेरेंट्स में और चिल्ड्रन में, नहीं होगा। 40 इयर्स का से कम होगा ग्रैंडसन में, ग्रैंडफादर में, नहीं होगा। ये कैसा होगा बताइए? एनोमलीज कैसा होगा? हम बोले इसको करेक्शन के लिए। आखिरी और एक बात, ये एक्सरसाइज शुरू से पहले प्री एसआईआर मैपिंग ईसीआई ने की। पहले ये बताया गया था कि प्री प्रिंटेड फॉर्म आएगा, राइट? हम अब नहीं आएगा। अब सिर्फ जो 2026 में जिसका नाम है वोटर लिस्ट में, उसको घर पे लाके देंगे बीएलओ फॉर्म। वोटर को, इलेक्टर को 2002 का पूरा अपना डिटेल लिखना पड़ेगा। हमने कहा कि जब आपके पास प्री एसआईआर आपने मैपिंग कर ली, वो डेटा आप बीएलएस को दो, बूथ लेवल असिस्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज की, उसको भी आपने कबूल नहीं किया ईसीआई ने। हमने कहा कि तेलंगाना में उर्दू सेकंड लैंग्वेज है, आप पूरे इन्यूमरेशन फॉर्म्स इंग्लिश उर्दू में दीजिए। तेलुगु में दे रहे तो ठीक है, दीजिए। इंग्लिश में दीजिए, तेलुगु में दीजिए। अब क्या हुआ कि सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ इंग्लिश में दे रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो तेलुगु नहीं जानते, वो लोग क्या करना चाहिए? कैसा वो भरेंगे बताइए? और मॉनसून सीजन है, टाइम बहुत कम है। तो ये चीजों से हमको फिक्र हो रही है। हमारी पार्टी, आप जानते हैं कि हमने पिछले 2 महीने से पूरे हैदराबाद तेलंगाना में हमने एक ऐप बनाया है जिसमें 2002 की वोटर लिस्ट है, लेटेस्ट वोटर लिस्ट है। उसके जरिए से हम जितना हो सके अपने लेवल पर हम तो कोशिश कर रहे हैं वोटर की मदद करने के लिए। मगर अब बीएलओ जाएगा, कितने लोगों के पास जाएगा, 2 फॉर्म देगा और फिर फोटो लगाकर वोटर को देना पड़ेगा वापस। फिर ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, ड्राफ्ट लिस्ट के बाद फिर कितनों को नोटिस जाएगी हमको नहीं मालूम। इसीलिए हम कह रहे थे कि जो प्री एसआईआर मैपिंग हुई हमको इलेक्शन कमीशन दे दे। अभी भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके जरिए से कि शायद हमारी बात को सुन ले, कि शायद हमारी बात उनके दिल में उतर जाए, ताकि ये पूरी एक्सरसाइज इंक्लूसिव हो। देखिए, जनता में एक एप्रीहेंशन है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकते आप। क्योंकि जो वेस्ट बंगाल में हुआ, 27 लाख वोटर के नाम नहीं आए, वो अभी भी बैठे हुए हैं कि कब उनका नाम आएगा। और वहां पर बीजेपी सरकार ने एक ऑर्डर निकाल दिया कि जिसका नाम नहीं आया उसको रेशन नहीं मिलेगा, उसको गवर्नमेंट स्कीम में हिस्सा नहीं होगा उसको। फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि ईसीआई जिसका नाम एसआईआर में नहीं आएगा उसके नाम फॉरवर्ड करेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? एमएचए है। अब ये और बात है कि 7 करोड़ के लोगों के नाम नहीं आए। तो ये सब चीजें हो रही है ना। अगर ये तो डर है लोगों को कि कहीं हमारे ही देश में कहीं हमारे को वोटिंग राइट छोड़िए, हमको स्टेटलेस ना बना दे। तो ये सब एप्रीहेंशन की बुनियाद पर हमने रिप्रेजेंटेशन किया था। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में
इंग्लिश में फॉर्म्स दे रहे हैं और माँ बाकी पूरे तेलंगाना में तेलुगु में फॉर्म्स जाएंगे। अब जिसको तेलुगु नहीं आती वो क्या करेगा बताइए? और एक ही फॉर्म, 2 फॉर्म दिए जा रहे हैं। अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई तो क्या करेगा वो बताइए? उस पर QR कोड है। अब जैसा कि यहां पर आप लोग कई हमारे जर्नलिस्ट सहाफी हैं, आप तो तेलंगाना के नहीं, आपको तेलुगु पढ़ना नहीं आता प्रमोद साहब आपको? हाँ, अब पढ़ना कहाँ का, लिखना पड़ेगा ना आपको, नाम लिखना, 2002 की डिटेल लिखना पड़ेगा आपको, मैपिंग हो रही है उनकी डिटेल लिखना पड़ेगा। ऐसे एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, GHMC का जो एरिया है जिसमें कम से कम 30 से 32 विधानसभा आते हैं, वहां पर तो कई जबानें बोलने वाले लोग हैं। आप चले जाइए साइबराबाद में, हैदराबाद में आ जाइए, कई हिंदी बोलने वाले हैं। ये तो कॉस्मोपॉलिटन शहर है, तो इसलिए हम रिक्वेस्ट किए थे कि ठीक है उर्दू नहीं तो इंग्लिश में कर दीजिए आप, ये भी एक मुश्किल होगी। हाँ, इलेक्शन कमीशन का मसला पार्लियामेंट में उठाएंगे तो गवर्नमेंट बोलेगी इलेक्शन कमीशन को जाके बोलिए। कहां बोलें, किसको बोलेंगे हम? उनको बोले उनको बोलो। और ये वहां पर वो एक अजीब मामला है ना। ये तो अपोजिशन का अभी तो अभी 1 महीना है, हमको जो भी है मेहनत करना है। हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हमारी पार्टी के तमाम बूथ लेवल असिस्टेंट्स रहेंगे और यहाँ की सरकार भी एक्टिव हुई है, बहुत देर से हुई है मगर हुई है अभी एक्टिव। तो आज तो पहला दिन है, आना चाहिए, उनको देना चाहिए। यही तो मैं बोल रहा हूं ना कि एक BLO को 1200 वोटर एक बूथ में होते हैं और आप उनको दे रहे हैं 30 दिन। माने वो जाकर देगा भी और फिर वापस लेगा भी। और फिर अगर मानसून हो गया, मानसून का सीजन है, बारिश हो गई और बारिश होगी, ये सब चीजें प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, टाइम बहुत कम है। ऐसा जिस राह पर देश जा रहा है, अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का मेंबरशिप का कार्ड सिटीजनशिप का हो जाएगा, यही दिख रहा है। अब आप देखिए कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन A पासपोर्ट एक्ट का पढ़ लीजिए। वो क्या कहता है कि पासपोर्ट उसी को दिया जाएगा या नहीं, उसको नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। अब बताइए क्या करें हम? पासपोर्ट देने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मैंडेटरी है पुलिस वेरिफिकेशन। अब मिसाल के तौर पर तेलंगाना की पुलिस को पहला प्राइज लेकर आए DGP साहब, क्योंकि वो 4 दिन में पुलिस वेरिफिकेशन कर रहे, वो प्रूफ नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड प्रूफ नहीं है, वोटर ID कार्ड प्रूफ नहीं है। भाई क्या प्रूफ है फिर? अच्छा, सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट किसको मिलता है मालूम आपको? जिसको सिटीजनशिप मिलता है रजिस्ट्रेशन से और नेचुरलाइजेशन से। अब यहां पर जितने आप लोग खड़े हैं, आपके दादा परदादा भारत में पैदा हुए, बाय नेचुरलाइजेशन तो नहीं हुआ ना। अब कहां से लेंगे सर्टिफिकेट बताइए? यानी सरकार अगर कल चाहेगी तो किसी को बोलेगी तुम नहीं है। अब मैं क्या बताऊं फिर? मेरे में अब मेरे खबरस्तान को तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे जहां मेरे परदादा हैं या उनके दादा के बाबा हैं। ये अजीब मामला है। फिर सेक्शन 6(2)(a) क्या है? एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है। अब यही तो सरकार अपने हाथ में इन चीजों को ले रही है और हर एक को वल्नरेबल बता रही है, तो ये तो एप्रीहेंशन पैदा होगा ना। सर, जिस तरह से SR की प्रक्रिया चल रही है, आपको लगता है जिस बंगाल जैसा हाल तेलंगाना का भी होगा? भारतीय जनता पार्टी वोटिंग डिफरेंस करने के लिए करती है। जितना कोशिश MIM पार्टी तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, अब दिल्ली में हम लोग कर रहे हैं, हमने ऐप के जरिए से
जनता को बता रहे हैं कि आप आइए, अपना 2002 की मैपिंग करवाइए, और अगर डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना है, माने जिसकी पैदाइश 87 से पहले और 87 के बाद 2003 और 2004 के बाद हुई है, तो मी सेवा सेंटर्स हमने गवर्नमेंट से बोलकर हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2, 3-3 मी सेवा सेंटर्स का इजाफा करवाया है। ये रियल एप्रीहेंशन है जो बंगाल में हुआ है कि नाम कई लोग अब आज जितने 25-27 लाख नाम जो बोलते हैं, जो आज भी ठहरे हुए हैं कि अब कौन से जगह पर जाकर ट्राइब्यूनल पर जाकर उनका नाम लिस्ट में आएगा। फिर बंगाल की सरकार ने जो फैसला लिया कि जिसका नाम फाइनल एसआईआर में नहीं आएगा उसको फूड सिक्योरिटी कार्ड उसका कैंसिल हो जाएगा, सब्सिडी नहीं मिलेगी, स्कीम गवर्नमेंट स्कीम में उसका हिस्सा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जिन लोगों का नाम एसआईआर के लिस्ट फाइनल लिस्ट में नहीं आएगा, ईसीआई उनको उन नामों को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फॉरवर्ड करे। ये सब जेन्युइन एप्रीहेंशंस हैं। Are you afraid कि same situation जो बंगाल में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, जिस कांग्रेस पार्टी है, तो are you afraid कि यहाँ पे भी citizens जो है वो आपके सवाल का जवाब ये है कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। आपको लगता है कि एसआईआर का जो सियासी तौर पर अहम इंतखाबात को नजर में रखते हुए जानबूझकर किया गया? एसआईआर तो पूरे मुल्क में हो रहा है, ये तो थर्ड फेज ऑफ एसआईआर है, पूरे मुल्क में हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड करार दे दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो कानून की शक्ल इख्तियार करता है, मगर हम इलेक्शन कमीशन से यही गुजारिश कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप उसको इंक्लूसिव करिए। भाई कौन सा आसमान गिर जाता अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते जो तेलंगाना स्टेट सरकार देती, फूड सिक्योरिटी कार्ड आप इंक्लूड करते तो फायदा ही होता। गवर्नमेंट का दिया हुआ कार्ड है वो, और फिर पैन कार्ड, उसकी बुनियाद पर मैं वोट भी डाल सकता हूं। तेलंगाना में तो हम तीन डॉक्यूमेंट से तो महरूम है ना। यहां पर एनआरसी नहीं हुआ, यहां पर परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट किसी को नहीं दिया जाता, फैमिली रजिस्टर यहां पर नहीं है। अब जो भी हमको 8 डॉक्यूमेंट से काम चलना पड़ेगा, और एनोमलीज का मसला है। हाँ बोलिए। क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं सब छोड़ के भाग रहे हैं। भारत की सियासत की लैला तो हमको आपने बना दिया और हम पे इल्जाम लगाते कि चुनाव लड़ने से फायदा होता है, नुकसान होता है, जो भी है बकवास बकते हैं। अब पूरे भाग रहे हैं तो क्या बोलेंगे उनको? हम लगता है कि हम हमसे कंपटीशन कर रहे हैं कि बी टीम कौन होगी। अब बताइए, आप कौन जिम्मेदार है इसका? जो कल तक हमको गाली देते थे वो अब बीजेपी में जाकर बैठे हैं। अच्छा, ये मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का वो एक्सपोजे आया, एक इंडियन एक्सप्रेस अखबार रिपोर्ट किया कि उनके परिवार को फायदा हुआ, अखबार ने रिपोर्ट किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उनकी तायद में खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए भैया? क्योंकि वो यादव हैं, वो भी यादव हैं। माने यादव होगा, पार्टी को नहीं देखा जाएगा। और जब ओवैसी संविधान की डायरेक्टिव हमारे आर्टिकल 37 का हवाला देकर पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है अल्पसंख्यक समाज के लिए, तो पूरा आसमान सर पर उठा लिया जाता है। अने भैया को लगा कि वो हमारा भैया है, और हम जब गरीब की बात करें तो बोले तुम कौन, हम चौधरी, हम ठेकेदार हैं। ये भी तो हिपोक्रेसी है ना। अब नहीं मालूम, हम तो इंतजार में हैं कि एफआईआर कब होगा और एफआईआर के बाद किसका घर तोड़ा जाएगा, किसका घर तोड़ा जाएगा। बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी? आस्था की बुनियाद पर आपने सब कुछ कर दिया, अब आस्था की बुनियाद पर क्या यह भी बर्दाश्त किया जाएगा?
ये सरकार को तय करना है एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है, और फिर एफआईआर अगर होगा तो या गोली चलेगी पैर पे या बुलडोजर चलेगा घर पे, क्योंकि ये तो सिर्फ मुस्लिम समाज के ऊपर ही चल रहा है ना, उत्तर प्रदेश में सब उस पे चल रहा है। क्या आप देख लीजिए कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ना, जब किसी मजहबी यात्रा होती है तो दुकानें बंद कर देना। आपने तो रूल ऑफ लॉ को भुला दिया उत्तर प्रदेश में, रूल बाय गन से सरकार चल रही है। तो अब रूल बाय गन से चल रही है तो फिर इसमें क्या हो रहा है बताइए? हाँ, अरे आप खुल के बोलिए ना कि ब्राह्मण समाज खड़ा हो चुका है वहां पर, क्यों अल्फाज चाप चाप के बोलते हैं? ब्राह्मण समाज को लगता है कि हमारे आदमी को गैर जरूरी के गोली मार दी गई। अब हो ही तो हम कह रहे हैं, अरे भैया इंसान तो सब हैं, जिसपे जुल्म होता है तो जुल्म रोकने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। आपको क्या लगता है सर, ब्राह्मणों को भी एकजुट होकर के इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? बीजेपी की जो निर्णय है भाई, वो समाज बड़ा स्ट्रांग समाज है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग उनके पास हैं और वो सब देख रहे हैं, इस बात को महसूस भी कर रहे हैं वो। हाँ, अभी कर रहे हैं, करते रहेंगे, खिदमत करते हैं। सीमांचल जिंदाबाद का नारा हमने दिया और देते रहेंगे। अरे हम तो खंडन कर रहे हैं भाई बैठ के, अख्तर उल ईमान ने भी किया और लड़ेंगे इंसाफ के लिए। सवाल ये है कि वीडियो डाल रहा है वो, इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? अब बताइए आप। हाँ, हाँ, नहीं, एक ही कार्ड होगा सिटीजन, बीजेपी का मेंबरशिप कार्ड, बस वो बताया जाए। इससे पहले भी पासपोर्ट नहीं था सर। देखिए, इससे पहले नहीं था तो पहले क्या था? पहले अंडा या पहले मुर्गी या ऐसा मामला बात मत करो ना तुम। नहीं, पहले क्या था? नहीं, बोल, पहले क्या था? पहले क्या था? पहले क्या था वो तो बता दो हमको। पहले क्या था बताइए। आप जाकर पासपोर्ट एक्ट का सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन ए, जिसमें यह कहा गया है कि उसको पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। अब इससे बढ़ के आपको प्रूफ क्या चाहिए? आप वोटर आईडी कार्ड को नहीं मानते, आप बोल दिया आधार नहीं है, चलिए आपने कह दिया कि क्या बोल दिया, बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी नहीं। भाई क्या है फिर? क्या है फिर? यानी सरकार कल किसी को भी पूछे बोल देगी कि भाई तुम सिटीजन नहीं है। अब मैं लड़ते रहूं? सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट किसको मिलता है? जो सिटीजनशिप एक्वायर करते नेचुरलाइजेशन से और आपके रजिस्ट्रेशन से। यहां पर तो नहीं है ना। और पासपोर्ट देखिए, मैंडेटरी पुलिस वेरिफिकेशन होता है, 2 स्टेप उसका वेरिफिकेशन होता है। अब तेलंगाना की पुलिस को तो नंबर 1 प्राइज मिला क्योंकि 4 दिन में दे रहे हैं वो वेरिफिकेशन करके। और एक ऐप भी उन्होंने बनाया है MEA ने पासपोर्ट के लिए। तो क्या है फिर? क्या हो, आखिर कहां पे जाकर रुकेगा ये? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे SIR को सही बताया है। अगर ऐसे में अहल वोटर से नाम खारिज हो जाते हैं तो इमरान का अगला कदम क्या होगा? सर, किस तरह से? देखिए, अभी तो पूरी कोशिश ये है कि 1 महीने के अंदर जिस किसी को फॉर्म मिल रहा है वो सही तरीके से फॉर्म को फिल करें और उस फॉर्म को फोटो लगाकर अपने वापस करें BLO को। और हम लोग, आप देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने से हजारों लाखों लोगों को तेलंगाना के इस ऐप से फायदा पहुंचा है। महाराष्ट्र में भी दिए, दिल्ली में भी दिए। पहले ये एक्सरसाइज पे तवज्जो देने की जरूरत है। उज्जैन में मोहर्रम प्रोसेशन के टाइम एक आठ था और उस पर अभी जांच
कब हुआ ब्लास्ट ये? 23rd नाइट को, हाँ 23rd नाइट को हुआ। हाँ हाँ, तो इसमें मेरे को नहीं मालूम, अभी आप सुन रहा हूँ मैं, नहीं मालूम। सर तो सिटीजनशिप पे आप तो बोल रहे हैं कि बीजेपी का मेंबरशिप सिटीजनशिप नहीं, ऐसा दिख रहा है मेरे को, नहीं मालूम, नहीं मालूम, ऐसा दिख रहा है मेरे को, ऐसे होगा 2030 तक। सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि ईरान के प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया है, तो जाना चाहिए प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब इजराइल में जाकर खड़े होकर बोल दिए कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं, तो प्रधानमंत्री को जाना चाहिए ईरान के साथ पास भी। हमारी फॉरेन पॉलिसी ये रही है कि हम सबके साथ रहते हैं, अपना देश का फायदा देखते हैं। इजराइल के साथ हम जाकर पूरा अपना उधर ही लगा दिया, उधर हमारी 70 साल की पूंजी को हमने इजराइल के साथ लगा दिया। अब देखिए क्या हुआ, यही इजराइल ट्रंप के साथ मिलकर जंग की शुरुआत की, और यूनाइटेड नेशन की इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई जस्टिस मुरलीधर की, जो भारत के जज थे। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि 20,000 बच्चों को नेतन्याहू की जेनोसाइडल सरकार ने मार दिया, 44,000 बच्चों को जख्मी किया, वहां पर फेमाइन क्रिएट किया गया लोगों को भूखा रहने के लिए। और वो जिस सरकार जिसके साथ हम ठहरे हुए हैं, मोदी जी आकर बोले हैं ये बात, वो तो पूरे विश्व की जिस रेसिस्ट सरकार है, एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है पैलेस्टीन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में, वेस्ट बैंक में, हम कुछ नहीं बोलते हैं। बराबर जाना चाहिए प्रधानमंत्री को ईरान को, और वो उनका लीडर है, वो उनका वो अमेरिकन बॉम्बिंग में, इजरायली बॉम्बिंग में उनकी मौत हुई है, और पूरी शिया दुनिया के वो तो बहुत बड़े रहबर थे। जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? उनको नहीं भिजाइए, प्रधानमंत्री खुद जाइए। एक डेलीगेशन बना दिए, भिजा दिए 4-5 को, नहीं, प्रधानमंत्री खुद जाए, ताकि दुनिया को मालूम हो सके कि हम ग्लोबल साउथ के साथ भी हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी ये क्या है भाई? हम कुछ बोलते नहीं है इजराइल के बारे में, हम ट्रंप के बारे में कुछ बोलते नहीं है। वो बोलेगा तो हम ऑयल खरीदते हैं रशिया से, वो बोलेगा तो ईरान से खरीदते, नहीं बोला तो खामोश बैठ जाओ। ट्रेड डील होगा तो $500 बिलियन का ट्रेड करो, कहां से करेंगे? राहुल गांधी वेकेशन पे गए हैं, जहां कहां गए? वेकेशन पे गए हैं, बीजेपी कह रही है समर वेकेशन मना रहे हैं। देखिए, मुझे किसी के घर में घुसकर दरवाजा खोलकर किसी के कमरे में झांकने की आदत नहीं है। सर अभी इसराइल का जो आप कह रहे थे कि आप जो रिलेशनशिप ईरान और इंडिया के थे, और जो ऑयल खरीद थे इससे पहले, तो दी स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप वाज देयर बिटवीन इंडिया एंड ईरान सिंस लॉन्ग टाइम, for decades, and सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप। yes sir, and also you were mentioning about after Trump said we have stopped buying the oil, and they used to even give bread to India, and all those relations are there, but now we don't have relations, is what clearly evident. What do you think Prime Minister should go there, and how should we continue our relations? No, I hope that the Prime Minister would accept the invitation on the burial of their late leader of Iran. I hope the Prime Minister himself goes. It will be a very, very strong messaging, not only to everyone, but especially to the global South. And India is an independent country. Why should we listen to anyone? We have good relation with US. We'll continue to have, but that does not mean that India cannot exercise an independent foreign policy. Sir, our government has given Donald Trump a tribute by taking a road alternative. Huh? Do you think it deserves it? He did what he did. There's a road which is named after Donald Trump near the US consulate. The government has given this decision. See, I am not in government, but one must remember, why are oil prices high? Why are we not getting gas properly? Why is there an economic downturn in India and in every part of the world? It is because of Mr. Orange, who has started this illegal war along with a genocidal leader called Benjamin Netanyahu, who's responsible for killing more than 5 lakh Palestinians, and 20,000 children have been killed. They are responsible for this war.
If the state government has decided, good luck to them. I cannot, good luck to them. कौन सी एनसीपी? नहीं, शरद पवार के एनसीपी 2 हो गई अभी। एनसीपी एक, हाँ हाँ, अरे वो तो एनडीए के साथ है, उनको पूछिए, हमको क्या पूछ रहे हैं? एनडीए के साथ है ना वो तो। वही तो सवाल उठा है सर। हाँ, उनको पूछिए ना, एनडीए के साथ है। देखिए, अजीत पवार साहब की जो एनसीपी है वो उनके साथ है ना, उनसे पूछिए। मैं क्या बोलूंगा उसमें? मेरा बोलना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर गुजरात में, उत्तराखंड में और आसाम में आप जो यूसीसी लागू करे, वो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू डिवोर्स एक्ट को आपने यूसीसी का नाम देकर आप मुझ पर मुसल्लत नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल 26 है प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर है। आपका कल्चर, किसी और का कल्चर या मेरा कल्चर, मेरा रिलीजन में किसी पर थोप सकता हूं क्या? बताइए, यूसीसी के नाम पर। ये हम उसके अगेंस्ट हैं। आप विरोधी ममालिक में दौरे हो रहे हैं, सब उनके ऐसे में बयान आता है कि सोना लाते से गाड़ियों पे पेट्रोल का ज्यादा कम इस्तेमाल करें, ऐसे में मुल्क की मईशत आज कहां खड़ी है? अरे तुम्हारे लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही यार, तुम सवाल कर रहे हैं मेरे से है? तुमको टाइम पर तनख्वाह नहीं मिल रही तुम्हारे को, तुम्हारे पूरे पैसे कर्जों में, तुम्हारे बच्चों की फीस में चले आ रहे हैं। अगर कोई तुम बीमार पड़े तो और कर्जे में आते तुम। ये हाल है देश की इकोनॉमिक सिचुएशन का। आप अपने आपके जेब में हम इतने सुराख पड़ गए, क्या करेंगे बेचारे आप लोग? क्या बोल रहे हैं? हाँ, you see, there is an immediate need for the reform of Security Council. This veto power which these countries enjoy. What is the role of France? What is the role of England, Great Britain? What is the role of even US and Russia? Why can't India be there? Why can't Brazil be there? Why can't South Africa be there? None from Africa, none from our continent. That is why you see, because of America's protection, and especially Trump's protection, and the earlier regime of Joe Biden, we are seeing a genocide still going on in Gaza and West Bank occupied territories. Despite everything, UN Security Council resolutions are there, Geneva Convention is there. It's an occupied territory. An occupier is killing people over there day in, day out. More than 6 lakh people have been killed over there. More than 1 million people have been made homeless. And people who are supporting this genocidal regime will regret it later, I'm telling you. इल्म गैब तो नहीं है मेरे पास, मगर हालात तो अच्छे नहीं दिख रहे। मगर हमको अपने एसआईआर में नाम शामिल कराने के लिए हमको जो बीएलओ फॉर्म ला के देगा उसको वापिस करना है फोटो लगाकर। और मैपिंग अगर आपकी हो रही है, आपका नाम 2002 में है और मैपिंग हो रही है, तो सही तरीके से लिखिए। और डॉक्यूमेंटेशन अगर देना है तो डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से लगा कर दीजिए। एमआईएम पार्टी के हेल्प डेस्क सेंटर से कांटेक्ट करिए। ऐप जो एमआईएम पार्टी ने क्रिएट किया उसका इस्तेमाल करिए और पूरी कोशिश करिए, और हम भी साथ देंगे, हमारे बीएलएज हैं पार्टी के, कि हर नागरिक का, जेन्युइन वोटर का नाम ना सिर्फ ड्राफ्ट लिस्ट में आए बल्कि फाइनल लिस्ट में भी आए इंशाल्लाह। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एसआईआर ईसीआई कर सकता है, उनके पावर्स में है। ये प्रॉब्लम है ना, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लॉ होता है।